सीड टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग करने वाले हैं AOSCA। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, तो इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफाइंग एजेंसीज। AOSCA प्रमाणीकृत बीज वर्ग और अन्य फसल प्रवर्ध के उत्पादन, पहचान, वितरण और प्रचार में डीलरों की सहायता करने के लिए समर्पित है। 1919 में इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन, जिसको ICIA के नाम से भी जाना जाता है, उसके रूप में इसकी स्थापना हुई थी। AOSCA की सदस्यता में संपूर्ण अमेरिका में जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं उनको शामिल किया गया है, और वैश्विक सदस्यता की बात करें तो डिफरेंट जो कंट्रीज हैं या देश हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, जैसे कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। इसको फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। तो AOSCA जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में ICIA के रूप में हुई थी। सदस्यता की बात करें तो संपूर्ण अमेरिका में जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। वैश्विक सदस्यता की बात करें तो डिफरेंट कंट्रीज या देश जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जैसे कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। उद्देश्य की बात करें तो प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन, पहचान, वितरण और प्रचार में डीलरों की सहायता करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इंग्लिश में अगर आपने देखें तो AOSCA is dedicated to assisting clients in the production, identification, distribution and promotion of certified classes of seed and other crop propagation material. Established in 1919 as the International Crop Improvement Association, means ICIA, AOSCA's membership includes seed certifying agencies across the United States and global membership including different countries like Canada, Argentina, Brazil, Chile, Australia, New Zealand and South Africa. AOSCA को हम लोग फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं इंग्लिश में। एस्टैब्लिश्ड कब हुई ये? इन 1919 एज ICIA के रूप में। मेंबरशिप की बात करें तो SCAs यानी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट, वो इसके अंदर मेंबरशिप है इसकी। ग्लोबल मेंबरशिप की बात करें तो डिफरेंट कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया गया है, फॉर एग्जांपल कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है AOSCA की एस्टैब्लिशमेंट का वो है टू असिस्ट क्लाइंट्स इन द प्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन ऑफ सर्टिफाइड सीड। अब AOSCA के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? द मेजर पर्पसेस ऑफ AOSCAs आर आनुवंशिक शुद्धता और पहचान के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करना और प्रमाणीकृत बीजों के वर्ग के लिए बीज गुणवत्ता के लिए न्यूनतम मानकों की सिफारिश करना। टू एस्टैब्लिश मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर जेनेटिक प्योरिटी एंड आइडेंटिटी एंड recommend minimum standards for seed quality for the classes of certified seed। दूसरा है अंतरा एजेंसी बीज प्रमाणीकरण में बीज प्रमाणीकरण विनियमों, प्रक्रियाओं और परिचालन प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना। इंग्लिश में देखें तो टू स्टैंडर्डाइज सीड सर्टिफिकेशन रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स इन इंटर एजेंसी सीड सर्टिफिकेशन। तीसरा है संघीय बीज अधिनियम की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी आनुवंशिक मानकों और प्रक्रियाओं की समय समय पर समीक्षा करना। इंग्लिश में है टू periodically रिव्यू एजेंसी जेनेटिक स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स टू एश्योर compliance विद द फेडरल सीड एक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है बीज नियामक एजेंसियों के साथ नीति, विनियमों, परिभाषाओं या अंतर्राज्य या अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में जा रहे बीज की लेबलिंग और वितरण से संबंधित किसी भी प्रक्रिया के निर्धारण में सहयोग करना। इंग्लिश में देखें तो टू कोऑपरेट विद सीड रेगुलेटरी एजेंसीज in the determination of policy, regulations, definitions or any procedures relating to the labeling and distribution of seed moving in intrastate, interstate or international commerce। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD जो है इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो मानकों, विनियमों, प्रक्रियाओं और नीतियों के विकास में शामिल हैं उनका सहयोग करना ताकि बीज की आवाजाही में तेजी लाई जा सके और उन्नत किस्मों के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य को प्रोत्साहित किया जा सके। इंग्लिश में देखें तो टू कोऑपरेट विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक
कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको OECD के नाम से भी जानते हैं, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज टू एक्सपेडाइट मूवमेंट ऑफ सीड एंड एनकरेज इंटरनेशनल कॉमर्स ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करेंगे यूपीओवी एक्ट 1978। तो यूपीओवी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। यह एक अंतरा सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर्स इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। यूपीओवी की स्थापना पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा की गई थी। कन्वेंशन को 1961 में पेरिस में अपनाया गया था और फिर इसे 1972, 1978 और 1991 में संशोधित किया गया था। इस फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं यूपीओबी जो है इसकी स्थापना कब हुई, 1961 को पेरिस में हुई थी। इसमें संशोधन जो है वो 3 बार किए गए थे, 1972, 1978 और 1991 में। इसका जो आधार है वो है अंतरा सरकारी संगठन, यानी अलग अलग देशों की जो गवर्नमेंट्स हैं या सरकारें हैं उनके बीच का ये संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, नई पादप किस्मों का संरक्षण करना। यूपीओबी was established by the International Convention for the Protection of New Varieties of Plant. The convention was adopted in Paris in 1961 and it was revised in 1972, 1978 and 1991. यूपीओबी का मिशन जो है वो समाज के लाभ के लिए पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पादप किस्म संरक्षण की एक प्रभावी प्रणाली प्रदान करना और बढ़ावा देना है। UPOB's mission is to provide and promote an effective system of plant variety protection with the aim of encouraging the development of new varieties of plants for the benefit of society. इंग्लिश में अगर अपने इसको फ्लोचार्ट से समझना चाहें तो समझ सकते हैं। एस्टैब्लिश्ड कब हुआ यूपीओबी, इन पेरिस इन 1961। इसको 3 बार 3 टाइम रिवाइज किया गया इन 1972, 1978 एंड 1991। इसका जो बेस है वो क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। इस अधिनियम के अनुसार जो फील्ड क्रॉप्स के लिए सुरक्षा का अधिकतम काल है वो 15 वर्ष होता है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन फॉर फील्ड क्रॉप्स इज 15 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करेंगे STL, जिसको सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी या बीज परीक्षण प्रयोगशाला भी बोलते हैं। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है CSTL और दूसरी होती है SSTL। सबसे पहले हम लोग करेंगे CSTL या सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी। केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है अथवा किसी भी STL को CSTL के रूप में घोषित कर दिया जाता है। It is established by the central government or any STL is declared as CSTL। IARI न्यू दिल्ली में स्थित जो STL है उसको 1961 में 1961 में CSTL के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। STL located at IARI New Delhi has been accepted as CSTL in 1961। कार्य या फंक्शंस की बात करें तो यह सभी राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के परीक्षणों में समानता रखती है। इसके लिए यह राज्य प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षित नमूनों में से 5% की जांच करती है। It maintains similarity to the tests of all the state seed testing laboratories. For this, it examines 5% of the samples tested by the state laboratories। दूसरा है, बाजारों में बेचे जाने वाले बीजों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नमूने लेकर उनके परीक्षणों के आंकड़े बीज समिति को उपलब्ध कराती है। For quality control of the seeds sold in the market, samples are collected and the data of their tests are made available to the seed committee। तो इसको फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। CSTL की बात करें तो स्थापना जो है इसकी केंद्र सरकार के द्वारा की गई 1961 में। IARI न्यू दिल्ली की जो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है उसको जो CSTL है उसके रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसके कार्यों की बात करें तो 2 मुख्य कार्य हैं। सभी SSTL जो होती हैं राज्यों के अंदर उनके परीक्षणों में समानता बनाए रखना, और दूसरा है बाजार में बेचे जा रहे बीजों की गुणवत्ता का नियंत्रण करना।
इंग्लिश में हम लोग इसको समझ सकते हैं, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ। इसका एस्टैब्लिश्ड ये CSTL जो है इसको एस्टैब्लिश किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कब हुआ एस्टैब्लिशमेंट? 1961 में। IARI न्यू दिल्ली की जो STL है उसको CSTL के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। फंक्शंस की बात करें, सबसे पहला फंक्शन CSTL का है टू मेंटेन सिमिलरिटीज टू द टेस्ट्स ऑफ ऑल द SSTLs ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, और दूसरा फंक्शन इसका है टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द सीड्स सोल्ड इन द मार्केट। दूसरा हम लोग करेंगे स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज या SSTL। राज्य सरकार के द्वारा एक या अधिक SSTLs की स्थापना की जाती है अथवा किसी भी STL को SSTL के रूप में घोषित कर दिया जाता है। One or more SSTLs are established by the state government or any STL is declared as SSTL। राजस्थान सरकार ने 4 बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज एस्टैब्लिश्ड 4 सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। श्रीगंगानगर में, जोधपुर है, तीसरी है दुर्गापुरा जयपुर के अंदर, और चौथी है कोटा के अंदर। SSTL का मुख्य कार्य केवल बीज विश्लेषण का होता है। द मेन फंक्शन ऑफ SSTL इज द सीड एनालिसिस, जिसमें सीड से रिलेटेड डिफरेंट जो टेस्ट हैं, बीज से संबंधित जितने भी परीक्षण हैं वो किए जाते हैं। अब इसको फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। SSTL की स्थापना कब हुई थी? स्थापना जो है ये राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य होता है बीज विश्लेषण का, यानी बीज से संबंधित जितने भी परीक्षण हैं वो किए जाते हैं। राजस्थान में 4 SSTL जो हैं वो इस्टेब्लिश हैं अलग अलग जिलों में, श्रीगंगानगर, जोधपुर, दुर्गापुरा जयपुर और कोटा के अंदर। इंग्लिश में अगर अपने देखें तो SSTL जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसका मेन फंक्शन है सीड एनालिसिस, डिफरेंट टेस्ट्स जो है सीड से रिलेटेड वो किए जाते हैं। इन राजस्थान देयर आर 4 SSTLs एट श्रीगंगानगर, जोधपुर, दुर्गापुरा जयपुर एंड कोटा।